देखिए बेटा, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ मतलब सीधा नियम, ठीक है। तो देखिए ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस तरीके से। ये हमारा अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है और ये मध्यमा उंगली है। इसको हम तीनों को एक साथ यदि इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत रहें, ठीक है, तो ये जो अंगूठा है चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा, ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और ये मध्यमा उंगली है, ये हमेशा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, इस नियम के अनुसार, ठीक है। देखिए क्या होगा, यदि हम अपने दाएं हाथ और उसके दाएं हाथ में अंगूठे, ठीक है, तर्जनी उंगली एवं मध्यमा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे, वे परस्पर एक दूसरे के अविलंबवत रहें, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा मध्यमा उंगली प्रेरित धारा, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को, चालक में प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो मैंने यहाँ लिखा, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे इस तरीके से, देखिए ये दायां हाथ है, अंगूठे तर्जनी उंगली ये वाली है और मध्यमा उंगली ये है, तीनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के कैसे रहें, अविलंबवत। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री कोण, इसके बीच में 90 डिग्री कोण और इसके बीच में 90 डिग्री कोण होना चाहिए। यदि हम अपने दाएं हाथ में अंगूठे
तर्जनी उंगली एवं मध्यमा उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर एक दूसरे के अविलंबवत रहें। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को, ठीक है, बी वेक्टर की दिशा को, तथा मध्यमा उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है ना। तो ये फ्लेमिंग के क्या होता है, दाएं हाथ का नियम। और यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। शॉर्ट में देखिए, यहाँ से अंगूठा क्या व्यक्त करेगा, अंगूठा चालक की गति, ठीक है, चालक की गति की दिशा, ठीक है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को व्यक्त करेगी। और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा ये बताएगी। ठीक है ना। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को, मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये क्या कहलाता है, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। अब मैं हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट आपको करा रहा हूं जो पीछे मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, देखिए हेनरी व फैराडे के प्रयोग नंबर 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पर। अब मैंने इसमें क्या किया, देखिए कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक गैलोमीटर लगा दिया। गैलोमीटर मतलब है धारा मापी, और धारा मापी केवल धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, धारा की दिशा को बताता है, उसके परिमाण को नहीं बताता। परिमाण को बताने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं कि कितनी धारा परिपथ में बह रही है उसका मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, और धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम गैलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए ये कुंडली है, ये जो मैंने यहाँ पर एक कुंडली दिखाई है, ठीक है, और कुंडली को कनेक्ट मैंने किससे कर दिया, गैलोमीटर से। यहाँ से लेकर के तारों से लेकर के मैंने एक धारा मापी जी से इसको कनेक्ट कर दिया है, और एक ये वृत्ताकार कुंडली है ये पूरी। ठीक है ना। अब हमारे पास एक यहाँ पर एक दंड चुंबक है, ठीक है ना। तो दंड चुंबक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब दंड चुंबक को किसी हम कुंडली के निकट में लाते हैं तो क्या विक्षेप धारा मापी में आता है या नहीं आता, अर्थात परिपथ में कोई यहाँ से हलचल होती है या नहीं होती है, तो धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से हेनरी और फैराडे ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो इसमें देखिए क्या यहाँ पर देखिए गैलोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये एक वृत्ताकार कुंडली है। अब इसमें एन और एस दो ध्रुव है, ये दंड चुंबक है, ये इसको क्षण चुंबक या दंड चुंबक कह सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इस जो क्षण चुंबक है या दंड चुंबक का एन सिरा, ये वाला एन सिरा और ये एस सिरा, एन सिरे को हम इसके तेजी से इसके पास लेके आते हैं, इस एन सिरे को इसके तेजी से इसके पास लेके आते हैं। ठीक है, ये सी क्या है, एक कॉयल है, कुंडली है, ठीक है, और ये एक दंड चुंबक है, और ये वी वेग से इसको ऐसे तेजी से लेके आते हैं। बहुत तेजी से इसको इसके पास लाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमने देखा कि गैलोमीटर में विक्षेप आ गया, और विक्षेप पहले गैलोमीटर की सुई इस तरीके से थी। गैलोमीटर में ध्यान दें, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, और 10, 20 और 30, और सुई हमेशा जब डिफ्लेक्शन नहीं आता, विक्षेप नहीं आता, तो सुई यहाँ रहती है बीच में 0 पर। तो क्या हुआ कि जब एन ध्रुव को इसके पास हम तेजी से वी वेग से लेके आए, बहुत तेजी से, तो क्या हुआ कि ये सुई जो 0 पर थी, यहाँ पर 0 से ऐसे चली गई इधर साइड में। तो देखिए आप, ये ऐसे विक्षेप आ रहा है, ये देखें आप, ये बीच में यूं नहीं है, सुई इस तरीके से है। ठीक है, तो एन ध्रुव को हम ऐसे लेके आए इसके पास बहुत तेजी से। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें गैलोमीटर जो लगा हुआ, तो गैलोमीटर से हमें पता लगा कि ये जो सुई 0 पर थी, तो ये 0 से हट करके इधर साइड में ऐसे चली गई, विक्षेपित हो गई है। ठीक है ना, तो विक्षेपित हो गई। अब हमने क्या किया कि दूसरी तरीके से और देखा इसको, हमने अब एन ध्रुव को हमने पीछे की तरफ हटा दिया बी वेग से, जिस वेग से हम इसको इसके पास ला रहे थे उसी वेग से हमने इस एन ध्रुव को पीछे हटा दिया। अब पीछे हटा दिया तो अब हमने विक्षेप देखा, तो विक्षेप हमारा किधर चला गया था, यहाँ से विक्षेप हट करके यूं चला गया था। तो विक्षेप की दिशा देखी तो विक्षेप की दिशा पहले की विपरीत दिशा में मिली हमें, क्योंकि एन ध्रुव को हमने पीछे हटाया, और जैसे ही पीछे हटाएंगे तो इसमें ये जो विक्षेप की दिशा थी वो बदल करके यूं हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है,
तो इस डायरेक्शन में विक्षेप की दिशा हमें मिली। जब हम दोनों कुंडली और ये दंड चुंबक को बिल्कुल स्थिर रख देते हैं, इसको और इसको बिल्कुल स्थिर रख दिया, हम न इसको दंड चुंबक को गति करा रहे हैं ना इसको हम गति करा रहे हैं, किसी को गति नहीं करा रहे। जब गति नहीं करा रहे हैं तो क्या हुआ कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर रहेगा 0 पर, ठीक है, गैलोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा। जब एन ध्रुव को इसके पास लाएंगे, देखो एन ध्रुव को लेके आए तो विक्षेप ही आ गया, ठीक है। एन ध्रुव को हमने बी वेग से पीछे हटाया तो ये जो इस तरीके से बदल गया, इसका विक्षेप विपरीत दिशा में बदल गया, ठीक है ना। तो ये गति इस तरीके से हो रही है। अब हम दूसरी स्थिति को देखें, अब हमने ध्रुव बदल दिए, यहाँ पर ध्रुव हमने इसको एस कर दिया और इसको एन कर दिया, ठीक है ना। अब एस कर दिया, एस ध्रुव को इसके पास लाके आ रहे हैं, पहले एन ध्रुव को लाए थे इसके पास और फिर दूर हटा दिया था हमने, तो दोनों स्थितियों में विक्षेप जो है परस्पर बदल गए थे, ठीक है। पहले जब एन ध्रुव को लाए थे तो विक्षेप ये आ गया था, एन ध्रुव को पीछे हटाया था तो विक्षेप ये बदल गया था। अब हम एस ध्रुव को लेके आ रहे हैं, तो एस ध्रुव को हम लेके आ रहे हैं, तो जो विक्षेप है, जो विक्षेप इसमें गैलोमीटर में आएगा वो इस तरीके से आएगा। एस ध्रुव को बी वेग से उसी वेग से ला रहे हैं जिससे एन ध्रुव को लाए थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको पीछे और हटा रहे हैं दोबारा से, तो दोबारा से हमने बी वेग से पीछे हटा दिया है इसको यहाँ से, और पीछे हटाने पर जो विक्षेप है वो इस दिशा में बदल गया। कहने का मतलब है कि एन ध्रुव को लाएंगे और एस ध्रुव को लाएंगे, तो एन ध्रुव और एस ध्रुव जब दोनों लाए जाएंगे तो आपस में उनके जो विक्षेप आ रहे हैं वो आप परस्पर आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। एन ध्रुव को लाएंगे तो विक्षेप इधर था, ठीक है, और एस ध्रुव को लेके आएंगे तो विक्षेप इधर आ गया। तो कहने का मतलब है आपस में एन ध्रुव और एस ध्रुव के विक्षेप क्या आपस में परस्पर बदल जाएंगे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जब किसी दंड चुंबक को यहाँ से किसी कुंडली के निकट लाया जाता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा उत्पन्न हो रही है, तो कहने का मतलब है इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फैराडे और हेनरी ने ओरस्टेड जो प्रयोग हुआ था, पीछे एक ओरस्टेड प्रयोग है, तो ओरस्टेड ने क्या किया था कि किसी परपथ में धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था। ये बताया था कि जब किसी परपथ में या किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ओरस्टेड के प्रयोग को इन्होंने पढ़ा और देखा क्या ऐसा संभव है कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने ओरस्टेड के प्रयोग को पढ़ करके चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, अर्थात ये मैग्नेट है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट करेगी, तो इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि धारा को उत्पन्न किया। तो यहाँ देख रहे हैं धारा तभी उत्पन्न होगी जब गैलोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है ना। तो एक प्रयोग ये हो गया आपका। अब दूसरा मैं एक्सपेरिमेंट और बताता हूँ। अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ले लिया हमने। ये देखिए मैंने ये पहली कुंडली जो C1 है उसको तो ऐसे ही रखा है, जो पहले प्रयोग में थी ना उसी को मैंने यहाँ पर ये C1 ये कुंडली रख दी और इसके साथ मैंने एक गैलोमीटर यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है ना। गैलोमीटर का जब हम किसी कुंडली को किसी के पास नहीं ले जा रहे तो गैलोमीटर का जो संकेतक है वो यहाँ पर जो है सीधा रहेगा, इसका यहाँ पर 0 पर रहेगा। ये मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर 0 है, यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 10, 20 और ये 30 है, तो ये संकेतक बीच में रहेगा ये बिल्कुल, ठीक है। जब हम किसी को भी किसी के पास नहीं ले जा रहे हैं, ना इस कुंडली को इसके पास ले जा रहे हैं ना इसको इसके पास ले जा रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्शन कहाँ रहेगा, डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। कहने का मतलब है 0 पर रहेगा। अब देखिए आप कि सबसे पहले हम यहाँ पर हमने क्या लिया था, पहले प्रयोग में एक दंड चुंबक ली थी हमने, छड़ चुंबक ली थी। अब हमने छड़ चुंबक को हटा दिया। अब हमने छड़ चुंबक की जगह पर एक कुंडली हमने ले ली जो कि हमने C2 कुंडली ले ली, ठीक है। ये पहली वाली कौन सी है, C1 है, इससे गैलोमीटर जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब क्या है देखिए यहाँ से कि ये जो कुंडली है ये वाली, ये हमने यहाँ पर क्या ले रखा था, हमने दंड चुंबक ले रखी थी। अब दंड चुंबक को हमने यहाँ से हटा दिया। अब दंड चुंबक को हटाने के बाद हमने इस जगह एक C2 कुंडली ले ली है और C2 कुंडली का जो संपर्क हमने एक बैटरी से कर दिया है, ठीक है। बैटरी है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो ये बैटरी है, ठीक है। अब हम बैटरी से इसको कर दिया हमने इसमें। अब हमने क्या किया कि इसमें पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित कर दी और धारा प्रवाहित करने के बाद कुंडली C2 में धारा प्रवाहित हो गई। अब ये कुंडली C2 में धारा प्रवाहित होने के बाद क्या हुआ कि हमने इस जो कुंडली है इसको B वेग से, किस वेग से, B वेग से
बी वेग से हम C1 कुंडली के निकट लेके आए इसको, बी वेग से इसको C1 कुंडली के जैसे ही निकट लाएंगे तो पहले जो विक्षेप आ रहे थे इसको तेजी से इसके पास लाएंगे बी वेग से, C2 कुंडली को C1 के पास लाएंगे। ये C2 कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको किसके पास लाएंगे? C1 कुंडली के। तो C1 के लाएंगे तो डिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? इस तरीके से, इस तरीके से जो पहले जीरो पर जो सुई थी वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, और इस तरीके से इसमें विक्षेप आ गया। अब हमने क्या किया कि इस बी वेग से इसको इसके पास ला रहे थे, तो बी वेग से ही हमने इसको पीछे हटा दिया। अब बी वेग से हमने पीछे इसको हटा दिया, तो जिस वेग से ला रहे थे तो उसी वेग से लाने पर बी वेग से पीछे हटा दिया, तो इसका जो विक्षेप है वो परस्पर बदल गया। जो विक्षेप आपका इधर आ रहा था वो विक्षेप इधर आ गया, ठीक है ना। तो विक्षेप की दिशा परस्पर आपस में बदल जाती है। पहले C2 कुंडली को इसके पास लाए तो विक्षेप की दिशा ही आ गई, देखिए ऐसे, ठीक है ना। अब हमने बी वेग से इसको पीछे हटा दिया तो विक्षेप की दिशा परस्पर पहले की तुलना में बदल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको हमने अब उल्टा प्रयोग कर रहे हैं। इस कुंडली को हमने स्थिर रखा, इस कुंडली को हमने क्या रखा? स्थिर रखा। स्थिर रखने के बाद हम C1 को C2 के पास ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं बी वेग से, इसको इसके पास ले जा रहे हैं, C1 को C2 के पास ले जा रहे हैं। C1 को C2 के पास ले जाएंगे तो विक्षेप परस्पर आपस में बदल जाएंगे। जो विक्षेप है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब C1 को इसके पास ले जाएंगे बी वेग से, तो ठीक है ना, तो विक्षेप बदल करके ऐसे आ जाएगा। अब इसको ले जा करके पीछे हटा रहे हैं आप बी वेग से, तो बी वेग से आपने पीछे इसको हटा दिया, तो विक्षेप जो पहले आ रहा था परस्पर उस तरीके से विक्षेप ये बदल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इसमें जो धारा उत्पन्न हो रही है इसके पास इसको ला रहे हैं, तो इसमें विक्षेप की दिशा पहले जैसे जो दंड चुंबक की स्थिति थी वैसे ही होती है, और जब इसको इसके पास ले जाते हैं तो परस्पर जो धारा की दिशा है वो परस्पर आपस में बदल जाती है। तो इससे अगर दोनों कुंडलियां आपस में स्थिर हैं, एक दूसरे के पास नहीं ला रहे हैं, हम न C1 को C2 के पास ले जा रहे हैं और C2 को C1 के पास ले जा रहे हैं, दोनों कुंडलियां आपस में स्थिर हैं, तो इसमें गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, बिल्कुल, अर्थात जो सुई है वो जीरो पर रहेगी, अर्थात इसमें विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार जो हेनरी और फैराडे के मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट करा दिए, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट और बता देंगे आपको। थैंक यू।